आगामी लोकसभा चुनाव जो है नज़दीक आ चुका है और सब पार्टी अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही है। और एक तरफ इंडिया गठबंधन है और एक तरफ एनडीए गठबंधन है। दोनों की जोरदार टक्कर हो रही है और बाकी जो दल है, जो लोग गठबंधन में शामिल नहीं हैं, वो लोग भी लगातार प्रयास में लगे हुए हैं कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है लाया जा सके। एमआईएम, आप देख रहे होंगे, बिहार में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से एमआईएम बिहार में अपना पैर पसारना चालू किया है, तब से हर जगह चर्चा होती है कि एमआईएम का वोट परसेंटेज जो है बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि बात करें मुस्लिम वोटों की, तो मुस्लिम वोटों के ऊपर जो है हमेशा राजद राजनीति करते आई है। एमओआई समीकरण की बात होती है और अब चुनाव जब आ चुका है तो चुनाव में ये बातें हो रही है कि राजद के लोग कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बाकी लोग तो कोई लड़ाई में ही नहीं है, लड़ाई में तो हम ही लोग हैं। इंडिया अलायंस के जो गठबंधन है वही लोग हमारे साथ में हैं, मुस्लिम भी हमारे साथ में है। तो एमआईएम पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता इमरान शेख साहब हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे ये क्या कुछ सोचते हैं और इनकी पार्टी बिहार में किस लेवल पे काम कर रही है और चुनाव में कितनी जो है रिजल्ट ला पाएगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपके फोकस न्यूज़ का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने जो एक सवाल किया जी कि हम कहीं नहीं हैं, तो हमने कब माना कि हम आपसे बेहतर कहीं, पर हमारी भी महत्ता आपसे कमतर नहीं। हम हिले तो गिर पड़ोगे ऐ गगनचुंबी शिखर, नींव के पत्थर हैं हम राह के पत्थर नहीं। तो जो भी अगर हमको मुसलमानों को, जो कि सबसे बड़ी आज के जातीय जनगणना जो हुआ, उसमें सबसे बड़ी जो है तादाद जो है वो मुसलमानों की है। तो जो मुसलमानों के तादाद के साथ अगर उसको अगर हक व हुकूक नहीं देगा तो डेफिनेटली जो है वो मुंह की खाएगा। क्या सेकुलर, मैंने तो ये अपने हर इंटरव्यू में ये कहना शुरू कर दिया है कि इंटायर द सेकुलर पार्टीज़ दे आर बिलोंग फ्रॉम द आरएसएस प्राइमरी स्कूल। सभी जो है वो आरएसएस के प्राइमरी स्कूल से बिलोंग करते हैं, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो और उसके बाद से मुरली मनोहर जोशी हो, इसके बाद से कोई ऐसा उनके पास चेहरा नहीं था जिसको ये लोग लेकर चुनाव में रिप्रेजेंट करें। लेकिन आज उनकी पार्टी जो है वो नेताओं से भरी पड़ी है। ये इन्हीं के यहाँ चुनाव ये क्या नाम है राजनीति सीख कर आ जाते हैं और इन्हीं का सेकुलर पार्टी का कब्र खोदने के लिए तैयार बैठे हैं। जी, एक और चर्चा चलती है पप्पू यादव को लेकर के। पप्पू यादव भी बिहार की राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, काफ़ी लोगों की मदद भी की है। लेकिन तेजस्वी यादव मंच पर बोल रहे थे या तो एनडीए या तो इंडिया। इसका मतलब क्या कुछ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो एनडीए और इंडिया दोनों साथ हैं। इसका मतलब तो हम यही कहना है कि हमने तो क्लियर ये कहा कि जैसे गोपालगंज में अभी जिस तरीके से इन लोगों ने चुनाव को एनडीए वर्सेस एनडीए कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि उनका ये मकसद जो है वो साफ है, मैसेज क्लियर दे रहे हैं कि इंडिया को या तो वोट करो या तो एनडीए को वोट करो। तो जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव एक बहुत लोकप्रिय नेता है और लोकप्रियता तब बढ़ती है जब आप किसी के दुख में और सुख में काम आते हैं। इवन कोविड की बात हो या पटना बाढ़ की बात हो, सभी चीज़ों में जो है वो पप्पू यादव ने अपनी जो है प्रभाव को दिखाया है कि कितना प्रभावशाली आदमी और कितना बढ़िया काम करते हैं वो। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग जो हैं वो एसी में रहने वाले लोग हैं, एयर कंडीशन से ये लोग बाहर नहीं निकलते हैं। चुनाव के वक्त ये लोग बाहर निकले हुए हैं। तो एक ऐसा लीडर यादवों का ना बन जाए जिससे तेजस्वी यादव की कुर्सी खतरे में आ जाए, इसके वजह से वो पप्पू यादव को इग्नोर कर रहे हैं और वहाँ से बीमा भारती को इन लोगों ने टिकट देकर लड़ाने का काम किया है। पिछली बार की अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो उसमें राजद को एक भी सीट नहीं मिला था बिहार में। इस बार मुसलमान वोटों पे बताया जा रहा है कि राजद के लोग काफ़ी पकड़ बना चुके हैं। तो कितना सीट जीतेगी आरजेडी इसमें, आपको कितना लगता है? नहीं, अहंकार था पिछली बार और इस बार भी अहंकार है। और अहंकारी का कोई जो होता है ना, वो कोई वजूद नहीं होता। और जब तक ये पार्टी राजद की बात मैं कह लूँ, जब तक इनके पास अहंकार रहेगा, जिस तरीके से इन्होंने पहले भी हमारी पार्टी को वहाँ से सीमांचल से इन लोगों ने तोड़ने का काम किया, क्योंकि रीज़न ये था कि सीमांचल में हमारी पार्टी काफ़ी बढ़ रही थी। तो इन लोगों ने फिर क्या किया कि सीमांचल में जो है वहाँ से पार्टी को हम लोग ख़त्म कर दें। लेकिन अख्तरुल ईमान नाम का एक ऐसा शेर जो कि सीमांचल की सरजमी पर दहाड़ने के लिए तैयार बैठा था और उसको ये लोग नहीं खरीद पाया, उसके ईमान का सौदा नहीं हो पाया। तो आज ये है कि उसी का जो है फल फूल के वो वृक्ष इस तरीके से मजबूत हो गया है कि पूरे सीमांचल पूरे बिहार को वो कवर करने की स्थिति में अभी जो है वो सीमांचल से अख्तरुल ईमान की क़यादत में ये जो है एमआईएम जो है वो पूरे बिहार में आएगी। और ये सब एक जुमलेबाजी है कि भाई मुसलमान आपके साथ है, मुसलमान आपके साथ है। मुसलमान अब किसी के साथ नहीं है। मुसलमान जो है वो पंचर पहले बनाता था, आज का जो है मुसलमान जो है वो काफ़ी चालाक हो गया है।
तो पंचर पुत्र के नाम से यही लोग जो है क्या पहले कहा करते थे कि मुसलमान तो पंचर पुत्र है, तो मुसलमान जो है वो आज पंचर के साथ टायर वायर सब जो है वो बेच रहा है, समझ गए ना। तो उसको भी सौदेबाजी आती है, और ये सौदेबाजी जो होगी इस बार अपने कायद के नाम पे होगी, और कायद जो होगा वो हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, बैरिस्टर साहब हैं। चूँकि जब भी कोई बात होती है, पहलू खान के लिंचिंग के ऊपर की बात होती है, ये क्या नाम है आपको अखलाक के लिंचिंग के ऊपर की बात होती है, सीए के ऊपर की बात होती है, ट्रिपल तलाक के ऊपर की बात होती है, तो कौन ऐसा लीडर है जो कि खुलेआम जो है वो आपके पार्लियामेंट से दहाड़ता है और चीखता है आपके वजूद के लिए को बचाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जब मुसलमानों को एक तरीके का एक ऐसा लीडर मिला है कि जिसकी दहाड़ पूरे विश्व में सुना जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अख्तरुल ईमान बिहार में और पूरे हिंदुस्तान का अगर कोई लीडर है तो असदुद्दीन ओवैसी और कोई नहीं मुसलमानों का लीडर, और मुसलमान इस बात को समझ चुका है। जी। गोपालगंज की अगर बात करें तो गोपालगंज में एनडीए की तरफ से भी उम्मीदवार उतारा जा चुका है, इंडिया अलायंस की तरफ से भी उम्मीदवार उतारा जा चुका है। मुसलमान के अंदर एक सवाल है कि हम जाएं तो जाएं किधर, तो क्या आप लोग के तरफ से अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा जाएगा? अभी देखिए, दो कॉमनल फोर्सेस जो है वो गोपालगंज की सरजमी से लड़ रही है। सुदामा माझी किसी ये के परिचय के मोहताज नहीं है, आप मीडिया बंधु हैं, आपको पता होगा कि इससे पहले वो बीजेपी की क़यादत, और जिस तरीके से जो चंचल है, तो चंचल जो है उनका भी एक फ़ोटो जो है काफ़ी वायरल हो रहा है कि वो चंचल जो है वो आरएसएस और संघ में पहले वो दिखे हुए हैं, उनकी संघ की टोपी जो है आज काफ़ी वायरल हो रही है। तो यानी कि कॉमनल वर्सेस कॉमनल फोर्सेस यहाँ पे लड़ रही है, और अब सेकुलर फोर्सेस में हम आएंगे, यानी कि MIM आएगा। हाँ, और तब जब हम आएंगे तो फिज़ा भी बदलेगी, हवा भी बदलेगी और रुख भी बदलेगा इंशाअल्लाह। क्या लगता है कि यहाँ पे आपका प्रत्याशी आ पाएगा? क्योंकि असमंजस में है कि प्रत्याशी MIM की तरफ से उतारा जाएगा या नहीं उतारा जाएगा, तो हम इसको आपके तरफ से, आपके पार्टी की तरफ से हाँ समझें। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक्चुअली प्रत्याशी तो कोई हवा से आएगा नहीं, प्रत्याशी हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, और एक आध दो लोगों का नाम हम लोगों ने यहाँ पे बैरिस्टर साहब को भेजा है। बैरिस्टर साहब अभी आए हुए हैं सीमांचल की सरजमी पर, और यहाँ से जो प्रत्याशी जो लड़ने को जो इच्छुक हैं वो लोग वहाँ पे गए हुए हैं, उसमें जो बेस्ट होगा उसको टिकट मिलेगा और वो आएगा, और यहाँ से हम लोग उसके साथ चुनाव लड़ाएंगे, और जब हम आएंगे तो हम आएंगे। एक और बात जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, गोपालगंज और सिवान, सारण की अगर बात करें तो पूरे सारण में ही हिना साहब को लेकर के कुछ लोग नाराज़ हैं आरजेडी से, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनकी नाराज़गी गोपालगंज में दिखाई देगी, पूरे बिहार में दिखाई देगी। जो मुस्लिमों को ठगने का काम आरजेडी के लोगों ने किया है, शहाबुद्दीन साहब के परिवार को जो साइड करने का काम किया है, तो उसका प्रभाव जो है पूरे बिहार में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको कैसा लगता है? ओबेसली देखने को मिलेगा। आप मुख्तार अंसारी को साइड कर दें, आप शहाबुद्दीन साहब को साइड कर दें, अतीक अहमद को आप साइड कर दें, आज़म खान को आप साइड कर दें, तो जाहिर सी बात है कि देश में इतना बड़ा जनाधार मुसलमानों का, और जब आपको ज़रूरत जब पड़ता है तो आप मुसलमानों का वोट लेते हैं, और जब मुसलमानों के साथ खड़े होने की बात अगर होती है तो आप मुसलमानों को है जो किक मारकर आउट कर देते हैं। तो डेफिनेटली जो मैंने क्या बोला, कई बार बोला कि देश का जो मुसलमान है, चाहे प्रदेश का मुसलमान है, चाहे बिहार का मुसलमान है, गोपालगंज सिवान सारण का मुसलमान है, ये सब स्थिति को समझते हैं और किस तरीके से उनको यहाँ वोट करना है, किसके साथ क्या हुआ है। हिना साहब की जो आप बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पार्टी ने उनको इग्नोर किया शुरू में, अब बाद में पता नहीं कि टिकट देने की बात थी, नहीं देने की बात थी, चूँकि हमारा उनसे कोई बहुत ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जहाँ तक हम लोग अपनी राजनीतिक जो पैनी नज़र जो रखते हैं सिवान को भी लेकर, तो सिवान की जनता में काफ़ी रोष है, और इस बार हो सकता है कि हिना साहब एकदम क्लीन स्वीप करते हुए चुनाव जीत जाएं। यहाँ पे एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था महागठबंधन की तरफ से, जिसमें रियाजुल हक राजू जी जो थे वो कह रहे थे कि एक खबर चला था कि लालू यादव जो हैं उनको फ़ोन किए थे, मनाने का प्रयास किए थे, लेकिन उन्होंने इसको इग्नोर करके कहा कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनके करीबी लोगों का कहना है कि ऐसा कोई फ़ोन आया नहीं है, ये सब हवाई ही काम हो रहा है। हाँ, हो सकता है, चूँकि अगर आया होगा तभी ना वो कह रही हैं कि नहीं आया है। अब राजू भाई कौन से हिसाब से कहे हैं नहीं कहे हैं, वो चूँकि वो पार्टी के कदावर लीडर हैं आरजेडी की तरफ से, और हिना मैडम से किस लेवल पे बात हुई है, और मैं तो हिना साहब के मुंह से नहीं सुना हूँ, उनके अगल बगल के जो रिसोर्सेस जो हैं सिद्दीकी हैं उसी वीडियो पर आकर के कमेंट किए थे कि रियाजुल हक राजू का जो बयान है उससे हम सहमति नहीं रखते हैं, ऐसा कोई कॉल आया नहीं है।
और अदनान अहमद सिद्दीकी को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ, लेकिन ये लोग आपस में क्लियर करें वो तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें जो MIM का कहीं से लेना देना है नहीं ऐसे चीज़ों से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहले राजद में मैडम रही हैं, तो हो सकता है कि लालू यादव को अपनी ज़मीन सरकती हुई नज़र आई हो तो उन्होंने फ़ोन किया हो। ठीक है। अगर बिहार में अगर बात करें तो दोनों तरफ से कहा जा रहा है, एक तरफ मोदी जी की जो पार्टी है NDA है, जो अलायंस है, उनका कहना है कि 39 में 39 सीट हम जीत लेंगे, और इंडिया अलायंस की तरफ से कहा जा रहा है कि 4 सीट पे चुनाव हुआ है, 4 पे 4 हम लोग जीत रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप लोग की पार्टी कहाँ कुछ ठहरेगी, कितने नंबर पे आने वाली है आपकी पार्टी? देखिए, अगर सही नीति, सही दिशा, सही दशा अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली ये है, ऐसा कुछ नहीं है कि नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीतेंगे। बड़े अच्छे से आपसी सामंजस्य तरीके से बनाकर अगर ये लोग अगर चुनाव लड़ता तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी जो है वो एक सीट यहाँ से नहीं जीतते। उधर पप्पू यादव को लोगों ने अकेला छोड़ दिया, इधर MIM से कोई बात नहीं हुई, इधर बाकी जो है और भी बहुत जगह जो है वो कन्हैया कुमार जैसे लीडर्स को यहाँ से अपने, कौन नहीं चाहता है कि हम अपने आबाई वतन से नेता कहलाएं या नेता बने, तो कन्हैया कुमार से भी बातें नहीं हुई, उनको जगह नहीं दिया गया। तो इस तरीके से आपसी अगर तालमेल में अगर गड़बड़ी अगर होगी तो दुश्मन तो फ़ायदा उठाएगा ही। हाँ, अगर आप लोग गोपालगंज से चुनाव लड़ते हैं, आपका प्रत्याशी मैदान में आता है, तो क्या कुछ मुद्दे हैं जो जिसको लेकर के आप लोग चुनाव में कैंपेनिंग? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभी तक जितने भी कार्य हुए हैं वो हमको कार्य होता हुआ नहीं दिखा है। अब जैसे मैं आप साबिया एयरपोर्ट का ही नाम ले लें, तो क्या चालू हो गया? क्या आप बताएंगे? चालू तो मतलब प्लेन वहाँ से उड़ रही है, टेक ऑफ हो रही है, लैंड कर रही है क्या? मुझे तो नहीं पता। अगर लैंड कर रही है तो आलोक कुमार सुमन जी अपने कथन और कथनी में मतलब उनके फ़र्क आ जाएगा कि भाई हम तो एयरपोर्ट देने वाले थे, यहाँ से थावे से और सीवान से या गोपालगंज से अच्छी दिल्ली के लिए ट्रेन देने वाले थे। ऊपर से बहुत सारा ऐसा विकास जो कि आज भी धरातल पे है गोपालगंज में। तो हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि विकास के मुद्दे पर जो है ये लोग वोट मांगेगा। आज भी किसानों का जो बाढ़ की जो स्थिति है उसी तरीके से बरकरार है, और हमारा जो मुद्दा होना चाहिए विकास का मुद्दा होना चाहिए, और बाकी जो मुद्दा होता है शमशान, कब्रिस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, ये मुद्दा जो होता है वो बीजेपी का होता है। जब वो चुनाव हारने लगती है तो इन सारे मुद्दों को लेकर आती है कि अब हमारे पास और कोई एजेंडा नहीं है, इसी एजेंडे के ऊपर हमको, मैनिफेस्टो के ऊपर हमको चुनाव लड़ना है, और अब इसके ऊपर ये कामयाब नहीं होंगी। क्योंकि अभी ILO का एक रिपोर्ट आया है, जो कि इंफॉर्मेशन लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, उनका एक रिपोर्ट आया है कि लगभग 83% जो यूथ हैं बेरोजगार हैं। तो जाहिर सी बात है, आप जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो यूथ का कहाँ से विकास किया आपने? हमको तो ये लग रहा है कि सबका साथ सबका विनाश की बात कर रहे हैं आप। तो जाहिर सी बात है कि उसमें यूथ के लिए आपने कोई काम नहीं किया। आपका मेक इन इंडिया फ्लॉप हो गया, 100 ग्राम योजना आपका फ्लॉप हो गया। उसके बाद से आपका अभी तक बुलेट ट्रेन नहीं चला पाए, काशी को क्योटो नहीं बना पाए, 15 लाख रुपया आपने नहीं दिया, और 2 करोड़ रोजगार आपने नहीं दिया। ये बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए इस बार चुनाव में, और जनता जो है इसके ऊपर जो है उसको वोट करना चाहिए जनता को। एक और मुद्दा जो है, काफ़ी दिनों से यूट्यूबर जो हैं या जो लोग सोशल मीडिया पे पत्रकारिता करते हैं, वो लोग ज़ोर शोर से उठा रहे हैं, लेकिन नेशनल जो चैनल हैं वो लोग नहीं उठा पा रहे, जो राजनीतिक पार्टी है वो नहीं उठा पा रही है। इलेक्ट्रल बॉन्ड देश का सबसे बड़ा घोटाला ये माना जा रहा है, तो इसको लेकर के आप क्या देखते हैं? बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर नहीं होता तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कोई जान भी नहीं पाता कि ये किस तरीके का कितना बड़ा घोटाला हुआ है। कि मैं अगर अपनी कंपनी, बहुत आसान भाषा में समझा दूं कि मेरी कंपनी जो है वो 300 रुपये निवेश कहीं करती है और दिखाती है कि हमको तो लॉस हो गया, फिर 600 रुपया वो कैसे दे देती है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर? उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में बहुत काफ़ी मुनाफा हुआ होगा। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा घोटाला है, और ये एक्सटॉर्शन मनी के तौर पर जो है ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है जो दिल्ली से जो बैठी हुई है, जिसके पास ED और CBI सब कुछ है, वो लोग इसके हवाले से वसूली का काम कर रहे हैं। और ये वसूली भाई के तौर पर ये लोग जगह जगह जाकर रेड मार रहे हैं और लोगों को डराकर पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं। लास्ट सवाल रहेगा हमारा, छोटा सा ही सवाल है। अख्तरुल ईमान का क्या कंडीशन है अगर बात करें सीमांचल में? तो बहुत बढ़िया कंडीशन है। अभी तक तो अख्तरुल ईमान के ये में मुकाबले में कोई है नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो कांग्रेस की जो मौजूदा जो हालात हैं वो हालात दोनों तरफ से ख़राब हैं। एक तरफ से तो कांग्रेस 70 सालों से सीमांचल की जनता के साथ छल करती आई है, और वहाँ सोने पे सुहागा ये हो गया कि उन्होंने डॉक्टर जावेद जैसे शख्सियत को टिकट दिया
जो कि इससे पहले भी मैं एक बार सीमांचल गया था, वहाँ के लोगों का यही कहना था कि डॉक्टर जावेद यहाँ पे होते ही नहीं है। जब कोई आदमी अगर मान लीजिए कि मैं ही यहाँ से अगर चुनाव लड़ता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ के मुद्दे पर यहाँ की जनता के साथ दुख दर्द में उसके साथ अगर शामिल अगर होता हूँ, तो क्या जनता दिल्ली उनसे मिलने जाया करेगी? तो जनता चुनती यहाँ है और रहते दिल्ली हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है डॉक्टर जावेद के साथ कि वो यहाँ नहीं रहते। और अख्तरुल ईमान जो हैं वो जनता के बीच शुरू से रहे हैं और उन्होंने विधायकी जीता, 5 विधायकों को जितवाया। और मुझे इस बात की पुरजोर यकीन है कि सीमांचल की सरजमी से इस बार जो है वो कांग्रेस का भी नामो निशान मिट जाएगा और जो मास्टर मुजाहिद हुसैन की शक्ल में जो संघ का आदमी जो बैठा हुआ है मुसलमानों की शक्ल में, उसका भी नामो निशान मिट जाएगा और MIM जो है वो बहुत कदावर तरीके से वहाँ जीतने का काम करेगी। अभी हमारे साथ आप सुन रहे थे इमरान शेख साहब थे। आप इनके बारे में बयानों को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया रहती है? हालांकि इनका कहना है कि AIMIM की तरफ से गोपालगंज में प्रत्याशी उतारा जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और देखते जाइए कि जो मुकाबला होता है, कितना रोमांचक मुकाबला जो है गोपालगंज की धरती पर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप फिलहाल क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? जो भी प्रतिक्रिया होगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी लोकसभा चुनाव जो है नज़दीक आ चुका है और सब पार्टी अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है और एक तरफ NDA गठबंधन है। दोनों की जोरदार टक्कर हो रही है और बाकी जो दल है, जो लोग गठबंधन में शामिल नहीं हैं, वो लोग भी लगातार प्रयास में लगे हुए हैं कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है लाया जा सके। MIM आप देख रहे होंगे बिहार में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से MIM बिहार में अपना पैर पसरना चालू किया है, तब से हर जगह चर्चा होती है कि AIMIM का वोट परसेंटेज जो है बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि बात करें मुस्लिम वोटों की, तो मुस्लिम वोटों के ऊपर जो है हमेशा राजद राजनीति करते आई है। MOI समीकरण की बात होती है और अब चुनाव जब आ चुका है तो चुनाव में ये बातें हो रही है कि राजद के लोग कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बाकी लोग तो कोई लड़ाई में ही नहीं है, लड़ाई में तो हम ही लोग हैं। इंडिया अलायंस के जो गठबंधन है वही लोग हमारे साथ में हैं, मुस्लिम भी हमारे साथ में है। तो MIM पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता इमरान शेख साहब हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे ये क्या कुछ सोचते हैं और इनकी पार्टी बिहार में किस लेवल पे काम कर रही है और चुनाव में कितनी जो है रिजल्ट ला पाएगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपके फोकस न्यूज़ का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने जो एक सवाल किया जी कि हम कहीं नहीं हैं, तो हमने कब माना कि हम आपसे बेहतर कहीं, पर हमारी भी महत्ता आपसे कमतर नहीं। हम हिले तो गिर पड़ोगे ऐ गगनचुंबी शिखर, नींव के पत्थर हैं हम राह के पत्थर नहीं। तो जो भी अगर हमको मुसलमानों को, जो कि सबसे बड़ी आज के जातीय जनगणना जो हुआ, उसमें सबसे बड़ी जो है तादाद जो है वो मुसलमानों की है। तो जो मुसलमानों के तादाद के साथ अगर उसको अगर हक व हुकूक नहीं देगा तो डेफिनेटली जो है वो मुंह की खाएगा। क्या सेकुलर, मैंने तो ये अपने हर इंटरव्यू में ये कहना शुरू कर दिया है कि इंटायर द सेकुलर पार्टीज़ दे आर बिलोंग फ्रॉम द RSS प्राइमरी स्कूल। सभी जो है वो RSS के प्राइमरी स्कूल से बिलोंग करते हैं, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो और उसके बाद से मुरली मनोहर जोशी हो, इसके बाद से कोई ऐसा उनके पास चेहरा नहीं था जिसको ये लोग लेकर चुनाव में रिप्रेजेंट करें। लेकिन आज उनकी पार्टी जो है वो नेताओं से भरी पड़ी है। ये इन्हीं के यहाँ चुनाव ये क्या नाम है राजनीति सीख कर आ जाते हैं और इन्हीं का सेकुलर पार्टी का कब्र खोदने के लिए तैयार बैठे हैं। जी, एक और चर्चा चलती है पप्पू यादव को लेकर के। पप्पू यादव भी बिहार की राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, काफ़ी लोगों की मदद भी किए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव मंच पर बोल रहे थे या तो NDA या तो इंडिया। इसका मतलब क्या कुछ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो NDA और इंडिया दोनों साथ हैं। इसका मतलब तो हम यही कहना है कि हमने तो क्लियर ये कहा कि जैसे गोपालगंज में अभी जिस तरीके से इन लोगों ने चुनाव को NDA वर्सेस NDA कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि उनका ये मकसद जो है वो साफ है, मैसेज क्लियर दे रहे हैं कि इंडिया को या तो वोट करो या तो NDA को वोट करो। तो जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव एक बहुत लोकप्रिय नेता है और लोकप्रियता तब बढ़ती है जब आप किसी के दुख में और सुख में काम आते हैं। इवन कोविड की बात हो या पटना बाढ़ की बात हो, सभी चीज़ों में जो है वो पप्पू यादव ने अपनी जो है प्रभाव को दिखाया है कि कितना प्रभावशाली आदमी और कितना बढ़िया काम करते हैं वो। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग जो हैं वो AC में रहने वाले लोग हैं, एयर कंडीशन से ये लोग बाहर नहीं निकलते हैं। चुनाव के वक्त ये लोग बाहर निकले हुए हैं। तो एक ऐसा लीडर यादवों का ना बन जाए जिससे तेजस्वी यादव की कुर्सी खतरे में आ जाए, इसके वजह से वो पप्पू यादव को इग्नोर कर रहे हैं और वहाँ से बीमा भारती को
लोगों ने टिकट देकर लड़ाने का काम किया है। पिछली बार की अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो उसमें राजद को एक भी सीट नहीं मिला था बिहार में। इस बार मुसलमान वोटों पे बताया जा रहा है कि राजद के लोग काफ़ी पकड़ बना चुके हैं, तो कितना सीट जीतेगी आरजेडी इसमें, आपको कितना लगता है? नहीं, अहंकार था पिछली बार और इस बार भी अहंकार है। और अहंकारी का कोई जो होता है ना, वो कोई वजूद नहीं होता। और जब तक ये पार्टी राजद की बात मैं कह लूँ, जब तक इनके पास अहंकार रहेगा, जिस तरीके से इन्होंने पहले भी हमारी पार्टी को वहाँ से सीमांचल से इन लोगों ने तोड़ने का काम किया, क्योंकि रीज़न ये था कि सीमांचल में हमारी पार्टी काफ़ी बढ़ रही थी। तो इन लोगों ने फिर क्या किया कि सीमांचल में जो है वहाँ से पार्टी को हम लोग ख़त्म कर दें। लेकिन अख्तरुल ईमान नाम का एक ऐसा शेर जो कि सीमांचल की सरजमी पर दहाड़ने के लिए तैयार बैठा था और उसको ये लोग नहीं ख़रीद पाया, उसके ईमान का सौदा नहीं हो पाया। तो आज ये है कि उसी का जो है फल फूल के वो वृक्ष इस तरीके से मजबूत हो गया है कि पूरे सीमांचल पूरे बिहार को वो कवर करने की स्थिति में अभी जो है वो सीमांचल से अख्तरुल ईमान की क़यादत में ये जो है MIM जो है वो पूरे बिहार में आएगी। और ये सब एक जुमलेबाजी है कि भाई मुसलमान आपके साथ है, मुसलमान आपके साथ है। मुसलमान अब किसी के साथ नहीं है। मुसलमान जो है वो पंचर पहले बनाता था, आज का जो है मुसलमान जो है वो काफ़ी चालाक हो गया है। तो पंचर पुत्र के नाम से यही लोग जो है क्या पहले कहा करते थे कि मुसलमान तो पंचर पुत्र है। तो मुसलमान जो है वो आज पंचर के साथ टायर वायर सब जो है वो बेच रहा है, समझ गए ना। तो उसको भी सौदेबाजी आती है और ये सौदेबाजी जो होगी इस बार अपने कायद के नाम पे होगी। और कायद जो होगा वो हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, बैरिस्टर साहब हैं। चूँकि जब भी कोई बात होती है, पहलू खान के लिंचिंग के ऊपर की बात होती है, ये क्या नाम है आपको अखलाक के लिंचिंग के ऊपर की बात होती है, CA के ऊपर की बात होती है, ट्रिपल तलाक के ऊपर की बात होती है, तो कौन ऐसा लीडर है जो कि खुलेआम जो है वो आपके पार्लियामेंट से दहाड़ता है और चीखता है आपके वजूद के लिए को बचाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जब मुसलमानों को एक तरीके का एक ऐसा लीडर मिला है कि जिसकी दहाड़ पूरे विश्व में सुना जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अख्तरुल ईमान बिहार में और पूरे हिंदुस्तान का अगर कोई लीडर है तो असदुद्दीन ओवैसी और कोई नहीं मुसलमानों का लीडर। और मुसलमान इस बात को समझ चुका है जी। गोपालगंज की अगर बात करें तो गोपालगंज में NDA की तरफ से भी उम्मीदवार उतारा जा चुका है, इंडिया अलायंस की तरफ से भी उम्मीदवार उतारा जा चुका है। मुसलमान के अंदर एक सवाल है कि हम जाएँ तो जाएँ किधर? तो क्या आप लोग की तरफ से अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा जाएगा? अभी देखिए, 2 कॉमनल फोर्सेस जो है वो गोपालगंज की सरजमी से लड़ रही हैं। सुदामा मांझी किसी ये के परिचय के मोहताज नहीं है। आप मीडिया बंधु हैं, आपको पता होगा कि इससे पहले वो BJP की क़यादत और जिस तरीके से जो चंचल है, तो चंचल जो है उनका भी एक फ़ोटो जो है काफ़ी वायरल हो रहा है कि वो चंचल जो है वो RSS और संघ में पहले वो दिखे हुए हैं। उनकी संघ की टोपी जो है आज काफ़ी वायरल हो रही है। तो यानी कि कॉमनल वर्सेस कॉमनल फोर्सेस यहाँ पे लड़ रही है और अब सेकुलर फोर्सेस में हम आएंगे, यानी कि MIM आएगा। हाँ, और तब जब हम आएंगे तो फ़िज़ा भी बदलेगी, हवा भी बदलेगी और रुख भी बदलेगा इंशाअल्लाह। क्या लगता है कि यहाँ पे आपका प्रत्याशी आ पाएगा? क्योंकि असमंजस में है कि प्रत्याशी MIM के तरफ से उतारा जाएगा या नहीं उतारा जाएगा, तो हम इसको आपके तरफ से, आपके पार्टी के तरफ से हाँ समझें। बिल्कुल। अभी एक्चुअली प्रत्याशी तो कोई हवा से आएगा नहीं, प्रत्याशी हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं और एक आध 2 लोगों का नाम हम लोगों ने यहाँ पे बैरिस्टर साहब को भेजा है। बैरिस्टर साहब अभी आए हुए हैं सीमांचल की सरजमी पर और यहाँ से जो प्रत्याशी जो लड़ने को जो इच्छुक हैं वो लोग वहाँ पे गए हुए हैं। उसमें जो बेस्ट होगा उसको टिकट मिलेगा और वो आएगा और यहाँ से हम लोग उसके साथ चुनाव लड़ाएंगे। और जब हम आएंगे तो हम आएंगे। एक और बात जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, गोपालगंज और सिवान, सारण की अगर बात करें तो पूरे सारण में हिना साहब को लेकर के कुछ लोग नाराज़ हैं RJD से, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनकी नाराज़गी गोपालगंज में दिखाई देगी, पूरे बिहार में दिखाई देगी। जो मुस्लिमों को ठगने का काम RJD के लोगों ने किया है, शहाबुद्दीन साहब के परिवार को जो साइड करने का काम किया है, तो उसका प्रभाव जो है पूरे बिहार में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको कैसा लगता है? ओबेसली देखने को मिलेगा। आप मुख्तार अंसारी को साइड कर दें, आप शहाबुद्दीन साहब को साइड कर दें, अतीक अहमद को आप साइड कर दें, आज़म खान को आप साइड कर दें, तो जाहिर सी बात है कि देश में इतना बड़ा जनाधार मुसलमानों का, और जब आपको ज़रूरत जब पड़ता है तो आप मुसलमानों का वोट लेते हैं, और जब मुसलमानों के साथ खड़े होने की बात अगर होती है तो आप मुसलमानों को है जो किक मारकर आउट कर देते हैं। तो डेफिनेटली जो मैंने क्या बोला, कई बार बोला कि देश का जो मुसलमान है, चाहे प्रदेश का मुसलमान है, चाहे बिहार का मुसलमान है, गोपालगंज सीवान सारण का मुसलमान है, ये सब इस स्थिति को समझते हैं और किस तरीके से उनको यहाँ वोट करना है, किसके साथ क्या हुआ है। हिना साहब की जो
जो आप बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पार्टी ने उनको इग्नोर किया शुरू में। अब बाद में पता नहीं कि टिकट देने की बात थी, नहीं देने की बात थी, चूँकि हमारा उनसे कोई बहुत ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जहाँ तक हम लोग अपनी राजनीतिक जो पैनी नज़र जो रखते हैं सिवान को भी लेकर, तो सिवान की जनता में काफ़ी रोष है और इस बार हो सकता है कि हिना साहब एकदम क्लीन स्वीप करते हुए चुनाव जीत जाएं। यहाँ पे एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था महागठबंधन की तरफ से, जिसमें रियाजुल हक राजू जी जो थे वो कह रहे थे कि एक खबर चला था कि लालू यादव जो है उनको फ़ोन किए थे, मनाने का प्रयास किए थे, लेकिन उन्होंने इसको इग्नोर करके एक बार कहा कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनके करीबी लोगों का कहना है कि ऐसा कोई फ़ोन आया नहीं है, ये सब हवाई ही काम हो रहा है। हाँ, हो सकता है, चूँकि अगर आया होगा तभी ना वो कह रही हैं कि नहीं आया है। अब राजू भाई कौन से हिसाब से कहे हैं नहीं कहे हैं, वो चूँकि वो पार्टी के कदावर लीडर हैं आरजेडी की तरफ से, और हिना मैडम से किस लेवल पे बात हुई है, और मैं तो हिना साहब के मुंह से नहीं सुना हूँ, उनके अगल बगल के जो रिसोर्सेस जो हैं। अदनान सिद्दीकी हैं, उसी वीडियो पर आकर के कमेंट किए थे कि रियाजुल हक राजू का जो बयान है उससे हम सहमति नहीं रखते हैं, ऐसा कोई कॉल आया नहीं है। और अदनान अहमद सिद्दीकी को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ, लेकिन ये लोग आपस में क्लियर करें वो तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें जो MIM का कहीं से लेना देना है नहीं ऐसे चीज़ों से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहले राजद में मैडम रही हैं, तो हो सकता है कि लालू यादव को अपनी ज़मीन सरकती हुई नज़र आई हो तो उन्होंने फ़ोन किया हो। ठीक है, अगर बिहार में अगर बात करें तो दोनों तरफ से कहा जा रहा है, एक तरफ मोदी जी की जो पार्टी NDA है, जो अलायंस है, उनका कहना है कि 39 में 39 सीट हम जीत लेंगे, और इंडिया अलायंस की तरफ से कहा जा रहा है कि 4 सीट पे चुनाव हुआ है, 4 पे 4 हम लोग जीत रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप लोग की पार्टी कहाँ कुछ ठहरेगी, कितने नंबर पे आने वाली है आपकी पार्टी? देखिए, अगर सही नीति, सही दिशा, सही दशा अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली ये है, ऐसा कुछ नहीं है कि नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीतेंगे। बड़े अच्छे से आपसी सामंजस्य तरीके से एक बनाकर अगर ये लोग अगर चुनाव लड़ता तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी जो है वो एक सीट यहाँ से नहीं जीतते। उधर पप्पू यादव को लोगों ने अकेला छोड़ दिया, इधर MIM से कोई बात नहीं हुई, इधर बाकी जो है और भी बहुत जगह जो है वो कन्हैया कुमार जैसे लीडर्स को यहाँ से अपने, कौन नहीं चाहता है कि हम अपने आबाई वतन से नेता कहलाएं या नेता बने, तो कन्हैया कुमार से भी बातें नहीं हुई, उनको जगह नहीं दिया गया। तो इस तरीके से आपसी अगर तालमेल में अगर गड़बड़ी अगर होगी तो दुश्मन तो फ़ायदा उठाएगा ही। हाँ, अगर आप लोग गोपालगंज से चुनाव लड़ते हैं, आपका प्रत्याशी मैदान में आता है, तो क्या कुछ मुद्दे हैं जो जिसको लेकर के आप लोग चुनाव में कैंपेनिंग? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभी तक जितने भी कार्य हुए हैं वो हमको कार्य होता हुआ नहीं दिखा है। अब जैसे मैं आप साबिया एयरपोर्ट का ही नाम ले लें, तो क्या चालू हो गया? क्या आप बताएंगे? चालू तो मतलब प्लेन वहाँ से उड़ रही है, टेक ऑफ हो रही है, लैंड कर रही है क्या? मुझे तो नहीं पता। अगर लैंड कर रही है तो आलोक कुमार सुमन जी अपने कथन और कथनी में मतलब उनके फ़र्क आ जाएगा कि भाई हम तो एयरपोर्ट देने वाले थे, यहाँ से थावे से और सिवान से या गोपालगंज से अच्छी दिल्ली के लिए ट्रेन देने वाले थे। ऊपर से बहुत सारा ऐसा विकास जो कि आज भी धरातल पे है गोपालगंज में। तो हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि विकास के मुद्दे पर जो है ये लोग वोट मांगेगा। आज भी किसानों का जो बाढ़ की जो स्थिति है उसी तरीके से बरकरार है, और हमारा जो मुद्दा होना चाहिए विकास का मुद्दा होना चाहिए, और बाकी जो मुद्दा होता है शमशान, कब्रिस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, ये मुद्दा जो होता है वो बीजेपी का होता है। जब वो चुनाव हारने लगती है तो इन सारे मुद्दों को लेकर आती है कि अब हमारे पास और कोई एजेंडा नहीं है, इसी एजेंडे के ऊपर हमको, मैनिफेस्टो के ऊपर हमको चुनाव लड़ना है, और अब इसके ऊपर ये कामयाब नहीं होंगी। क्योंकि अभी ILO का एक रिपोर्ट आया है, जो कि इंफॉर्मेशन लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, उनका एक रिपोर्ट आया है कि लगभग 83% जो यूथ हैं बेरोजगार हैं। तो जाहिर सी बात है, आप जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो यूथ का कहाँ से विकास किया आपने? हमको तो ये लग रहा है कि सबका साथ सबका विनाश की बात कर रहे हैं आप। तो जाहिर सी बात है कि उसमें यूथ के लिए आपने कोई काम नहीं किया। आपका मेक इन इंडिया फ्लॉप हो गया, 100 ग्राम योजना आपका फ्लॉप हो गया। उसके बाद से आपका अभी तक बुलेट ट्रेन नहीं चला पाए, काशी को क्योटो नहीं बना पाए, 15 लाख रुपया आपने नहीं दिया, और 2 करोड़ रोजगार आपने नहीं दिया। ये बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए इस बार चुनाव में, और जनता जो है इसके ऊपर जो है उसको वोट करना चाहिए जनता को। एक और मुद्दा जो है, काफ़ी दिनों से यूट्यूबर जो हैं या जो लोग सोशल मीडिया पे पत्रकारिता करते हैं वो लोग ज़ोर शोर से उठा रहे हैं, लेकिन नेशनल जो चैनल हैं वो लोग नहीं उठा पा रहे, जो राजनीतिक पार्टी है वो नहीं उठा पा रही है। इलेक्ट्रल बॉन्ड देश का सबसे बड़ा घोटाला ये माना जा रहा है, तो इसको लेकर के आप क्या देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर नहीं होता
तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कोई जान भी नहीं पाता कि ये किस तरीके का कितना बड़ा घोटाला हुआ है। कि मैं अगर अपनी कंपनी बहुत आसान भाषा में समझा दूं कि मेरी कंपनी जो है वो 300 रुपये निवेश कहीं करती है और दिखाती है कि हमको तो लॉस हो गया, फिर 600 रुपया वो कैसे दे देती है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में बहुत काफ़ी मुनाफा हुआ होगा। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा घोटाला है और ये एक्सटॉर्शन मनी के तौर पर जो है ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है जो दिल्ली से जो बैठी हुई है, जिसके पास ईडी और सीबीआई सब कुछ है, वो लोग इसके हवाले से वसूली का काम कर रहे हैं। और ये वसूली भाई के तौर पर ये लोग जगह जगह जाकर रेड मार रहे हैं और लोगों को डराकर पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं। लास्ट सवाल रहेगा हमारा, छोटा सा ही सवाल है। अख्तरुल ईमान का क्या कंडीशन है अगर बात करें सीमांचल में? तो बहुत बढ़िया कंडीशन है। अभी तक तो अख्तरुल ईमान के ये में मुकाबले में कोई है नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो कांग्रेस की जो मौजूदा जो हालात हैं वो हालात दोनों तरफ से ख़राब हैं। एक तरफ से तो कांग्रेस 70 सालों से सीमांचल की जनता के साथ छल करती आई है और वहाँ सोने पे सुहागा ये हो गया कि उन्होंने डॉक्टर जावेद जैसे शख्सियत को टिकट दिया, जो कि इससे पहले भी मैं एक बार सीमांचल गया था, वहाँ के लोगों का यही कहना था कि डॉक्टर जावेद यहाँ पे होते ही नहीं है। जब कोई आदमी अगर मान लीजिए कि मैं ही यहाँ से अगर चुनाव लड़ता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ के मुद्दे पर यहाँ की जनता के साथ दुख दर्द में उसके साथ अगर शामिल नहीं होता हूँ, तो क्या जनता दिल्ली उनसे मिलने जाया करेगी? तो जनता चुनती यहाँ है और रहते दिल्ली हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है डॉक्टर जावेद के साथ कि वो यहाँ नहीं रखते। और अख्तरुल ईमान जो हैं वो जनता के बीच शुरू से रहे हैं और उन्होंने विधायकी जीता, 5 विधायकों को जितवाया। और मुझे इस बात की पुरजोर यकीन है कि सीमांचल की सरजमी से इस बार जो है वो कांग्रेस का भी नामो निशान मिट जाएगा और जो मास्टर मुजाहिद हुसैन की शक्ल में जो संघ का आदमी जो बैठा हुआ है मुसलमानों की शक्ल में, उसका भी नामो निशान मिट जाएगा और MIM जो है वो बहुत कदावर तरीके से वहाँ जीतने का काम करेगी। अभी हमारे साथ आप सुन रहे थे इमरान शेख साहब थे। आप इनके बारे में बयानों को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया रहती है? हालांकि इनका कहना है कि AIMIM की तरफ से गोपालगंज में प्रत्याशी उतारा जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और देखते जाइए कि जो मुकाबला होता है, कितना रोमांचक मुकाबला जो है गोपालगंज की धरती पर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप फिलहाल क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? जो भी प्रतिक्रिया होगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।